Hello students, how are you? Hope you are fine. Students, once again you are most welcome in your online classes run by Alofdale Secondary School, Jaunpur, and I am Sarfraz Ahmed in front of you with my lecture based on class 10th chemistry subject, chapter number first, chemical reaction and equation. And this is our lecture number third based on characteristics of chemical reaction. ओके स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन ये क्या होता है? देखो स्टूडेंट्स कि केमिकल रिएक्शन कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए हमें कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स चाहिए होता है। ओके स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे क्लूज होने चाहिए, कुछ ऐसे आइडियाज होने चाहिए, कुछ ऐसी घटनाएं होनी चाहिए जिसकी वजह से हमें ये पता चलना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके स्टूडेंट, सो हमारा जो केमिकल रिएक्शन होता है हम कैसे समझेंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है? ओके स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शो ऑफ होती है। कैसे? चेंज इन स्टेट। ओके स्टूडेंट्स, चेंज इन स्टेट। एक पार्टिसिपेटिंग मेंबर ऑफ द केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कि आपका जो अमोनिया है NH3, ओके स्टूडेंट, दिस इज अ गैस, और ये कार्बन डाइऑक्साइड इट इज आल्सो अ गैस। ऐसा रिएक्शन करता है और बनाता है यूरिया। ठीक है स्टूडेंट्स, NH2 CO2 माइनस NH4 प्लस, और फिर फर्दर ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और बनाता है क्या है? NH2CONH2 और यहाँ से H2O। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज इन सॉलिड फॉर्म। दिस इज क्या? यूरिया। ठीक है, यूरिया है जो आप खेतों में से डालते हैं ना, यूरिया से पोटास डाई यूरिया डालते हैं, तो वो यूरिया का फॉर्मूला क्या है? H2CONH2। ठीक है, यहाँ पे दो अमीन ग्रुप है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ में जुड़े हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे हम लोग कहेंगे यूरिया। इसमें है क्या? ये गैस था, इन्होंने आपस में रिएक्ट करके एज ए फाइनल प्रोडक्ट आपका ये यूरिया फॉर्मेशन कर दिया, जो किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट्स, चेंज इन टेम्परेचर देखते हैं। अगर केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेटिंग के दौरान अगर जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा पॉट है, उसका टेम्परेचर हाई करता है, बढ़ता है, तो हम कहते हैं क्या कि केमिकल रिएक्शन होता है, चेंज इन टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट, इसके लिए क्या करेंगे? जैसे आप कभी घर में चूना वगैरह कराते हैं ना, चूना कली पेंटिंग का काम करवाते हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि जो चूना होता है, जब उसमें मार्केट से खरीद के लेके आते हैं तो पत्थर के फॉर्म में मिलता है, उसमें आप पानी डालते हैं तो क्या कुछ देर बाद देखते हैं ना कि जिस पॉट में आप रखते हैं वो पॉट गर्म हो जाता है, और इतना गर्म होता है ना कि वो उबलने लगता है पानी। इसका मतलब क्या है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसके अंदर क्या एनर्जी इन्वॉल्व है, वो बाहर निकल रही है। ओके स्टूडेंट, तो वो क्या करता है? थोड़ा हीट अप कर देता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग CaO प्लस H2O से अगर आपके रिएक्शन करा दिया तो ये करना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड जो आपका लाइम सोडा लाइम है, ओके स्टूडेंट्स, जिसे आप लोग कहते हैं क्विक लाइम भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये क्विक लाइम है। ओके स्टूडेंट्स, क्विक लाइम जो है वो वाटर से रिएक्ट करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसको आप लोग स्लाइड लाइम कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इससे आप लोग क्या करते हैं? स्लैक्ड लाइन नहीं कहते हैं, और ये स्लैक्ड लाइन जो होता है इसी से हम लोग क्या पेंटिंग का काम करते हैं। तो इस दौरान आप देखें क्या कि यहाँ पे इमिशन ऑफ एनर्जी हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे पॉट गर्म हो जाता है, वो क्या करता है? इसका मतलब क्या कि चेंज इन टेम्परेचर होता है, जो सिंपल नॉर्मल टेम्परेचर पे आपको कैल्शियम ऑक्साइड जिसे आप लाइन कहते हैं वो मिला था आपको। इससे आपने क्या किया? जब आप वाटर में अपने इसको डाला ना, तो ये क्या करते हैं कि हीट जनरेट करता है। इसका मतलब क्या? केमिकल रिएक्शन होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या? चेंज इन कलर। ओके स्टूडेंट, चेंज इन कलर, हम लोग कलर को देखते हैं कि कलर अगर चेंज होता होगा तो भी क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चलो ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? आयरन लेते हैं, आयरन की एक फी ले लेंगे जो है कि Fe प्लस हम कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन इसको हम लोग डाल देंगे। ओके स्टूडेंट्स,
तो ये कॉपर सरफेस के सॉल्यूशन में जैसे जाएगा तो अपनी रिएक्टिविटी की वजह से ये आयन होता है वो कॉपर को एलिमिनेट करता है और बनाता क्या है FeSO4 कॉपर सल्फेट आयरन सल्फेट और प्लस कॉपर यहां पे आपको निकल सकेगा। ओके स्टूडेंट, दिस इज सॉलिड, दिस एक्वस सॉल्यूशन है और ये क्या करता है यहां पे एक्वस का बना दिया और यहां पे सॉलिड प्रेसिपिटेट फॉर्म में बन जाता है, ऐसे सॉलिड के फॉर्म में बन जाता है। ओके फ्रेंड्स, ये आपको मतलब बॉटम ऑफ द जो सॉल्यूशन है उसमें आपको कॉपर फेट हुआ दिखाई देगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि चेंज इन कलर, ये क्या है जब इसको हम लोग देख रहे थे ना तो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है? ब्लू कलर। अब ये ब्लू कलर में जब हम आयरन डाल देते हैं ना तो आयरन का जो कलर है वो ब्लू से रिएक्ट करता है और बनाता है ग्रीनिश ब्लू कलर बना देता है। ओके स्टूडेंट, क्या हो जाएगी ग्रीन और ब्लू कलर, ग्रीनिश ब्लू कलर शो करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या करते हैं, क्या इस आयरन सल्फेट को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये कलर शो ऑफ करते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, आपको पता नहीं ये क्या है, ये क्या पता नहीं, लेकिन आपने दोनों कॉपर को मिक्सअप किया, आयरन ने अपनी रिएक्टिविटी की वजह से कॉपर को एलिमिनेट कर दिया और कॉपर की जगह सेल्फ आयरन सल्फेट बना दिया और कॉपर को अलग कर दिया। तो ये जो सॉल्यूशन है कलर का सॉल्यूशन का जो कलर है वो चेंज हो जाता है दूसरे कलर में। ओके स्टूडेंट्स, तो हम कहते हैं क्या कि यहाँ पे हमें केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका है चेंज इन या एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस। ओके स्टूडेंट्स, जब ये गैस बाहर निकलने लगे तो भी आप कहते हैं क्या केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कैसे करते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं क्या कि अगर हम एक एसिड है जिसे H2SO4 कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ओके स्टूडेंट्स, इस सल्फ्यूरिक एसिड में हमने अगर जिंक को मिला दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो जिंक क्या करता है अपनी रिएक्टिविटी, मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में फ्यूचर की क्लासेस में बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो वो अपनी रिएक्टिविटी के हिसाब से कोई भी मेटल अपने जो दूसरे मेटल होता है उसको वो रिप्लेस करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो रिप्लेस करने का सिस्टम ये रहता है कि वो अपने रिएक्टिविटी के हिसाब से वो दूसरे को रिप्लेस करता है। उसका एक सीरीज मिलता है, वो सीरीज साइंटिस्टों ने फाइंड आउट किया है, वो भी आपको समझाऊंगा मैं बाद में वही फ्यूचर की क्लासेस में। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जिंक होता है वो हाई रिएक्टिव देन हाइड्रोजन होता है, तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और बनाएगा आपका क्या जिंक सल्फेट बना देगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये हाइड्रोजन गैस होती है वो उदाहरण के तौर से बाहर निकलती है। ओके स्टूडेंट्स, और एक गैस का एवोल्यूशन होता है तो हम समझ जाते हैं क्या एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, मतलब एक ने दूसरे वाले को रिप्लेस किया और दूसरा जो प्रोडक्ट है या मॉलिक्यूल है वो गैस के फॉर्म में निकल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हमने गैस को देखा, जैसे कि आपका वो होता था फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस थी तो उसमें भी आपने देखा था क्या कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड था, वाटर मॉलिक्यूल था, मिनरल था। ओके स्टूडेंट्स, और सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के अंदर जो भी प्रोसेस हो रही थी उसके बाद क्या दिखा था, स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ था और वाटर वेपराइज होता, साथ में ऑक्सीजन गैस निकली थी बाहर। ओके स्टूडेंट्स, एवोल्यूशन ऑफ गैस होता था, ऑक्सीजन बाहर निकला, इसका मतलब क्या एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। इस वजह से क्या कहेंगे ये जो केमिकल रिएक्शन है वो कंप्लीट हो रहा है। या हमारे बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है जिसमें ग्लूकोज का जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो उसके बाद क्या होता था ग्लूकोज 6 ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होती थी और कार्बन डाइऑक्साइड निकालती थी, क्योंकि वहां पे बॉडी से डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल रही है, वो इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और फिर उसके बाद ब्रीथिंग के थ्रू हमारे बॉडी से अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही थी। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम देखा क्या एवोल्यूशन वहां पे भी हो रहा था। तो फिलहाल यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ गैसेस क्या होता है तो हम कहते हैं क्या केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और लास्ट आपका होता है वो होता है प्रेसिपिटेशन। अगर प्रेसिपिटेशन हो रहा है, अगर प्रेसिपिटेशन मतलब क्या होता है मालूम क्या, कि एग्जांपल इसी का लेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर से रिएक्ट करके इससे क्या हो रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो यही देखते हैं हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के हम लोग ना इसे हम लोग कहते हैं हिंदी में कहते हैं बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, बुझा हुआ चूना या फिर आपका कहते हैं क्या स्लैग लाइन कहते हैं। तो ये स्लैग लाइन जो होता है इसमें अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड अगर यहाँ पे आप कार्बन डाइऑक्साइड में डालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक प्रोसेस बनाएगा और इसके बाद बनाएगा क्या कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ये बना लेगा और प्लस आपका दोनों हाइड्रोजन निकल जाएगा यहाँ से, फिर क्या बनाएगा H2। ओके स्टूडेंट्स, सो अब आप सोच रहे हो कि ये मैं कैसे लिख दे रहा हूँ अपने मन से अपने हिसाब से, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इसको भी पढ़ेंगे हाउ टू
बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इसकी इपॉक्सी से जुड़कर कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो एज ए प्रेसिपिटेट कंटिन्यू में बैठ करता है, मतलब बॉटम में बैठ करता है, और बाकी इसका जो हाइड्रोजन रहेगा तो हाइड्रोजन यहाँ पे इपॉक्सी निकाल के बनाएगा क्या आपका वाटर का मॉलिक्यूल बनाएगा। इस तरीके से यहाँ पे प्रेसिपिटेशन आपको देखने को मिल जाता है। ओके स्टूडेंट्स, फिलहाल ये हम लोग जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन के दौरान इस तरह से सारी चीज समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग ये देखते हैं कि आपका जो सॉल्यूशन है, आपका जो सॉल्यूशन है वो या फिर जो स्टेट ऑफ मैटर है ना, स्टेट ऑफ मैटर है वो कितने टाइप का है। एक स्टेट क्या है, सॉलिड है। ओके स्टूडेंट, आप जानते हैं सॉलिड क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आपका क्या है, लिक्विड है। ओके स्टूडेंट्स, ये लिक्विड है, लिक्विड भी आप जानते हैं। और नेक्स्ट आपका क्या होता है, गैस होता है। गैस भी आप जानते हैं क्या होता है। अब गैस को अक्सर ना ऐसे इन्वॉल्व जब ये रिलीज होती है तो इस सिंबल से ऐसे शो अप करती है, ये गैस हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, और इसको लिखने के लिए इसको शॉर्ट फॉर्म में जी लिखते हैं, इसको एल लिख देते हैं लिक्विड और इसको एस लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, शॉर्ट फॉर्म में। अब इसके लिए अलावा एक होता है एक्वस। एक्वस एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, इसको AQ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये AQ है। एक्वस मतलब क्या होता है, जब ये लिक्विड में कोई सॉलिड पार्टिकल मिक्सअप होता है ना तो उसे हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। जैसे आपने वाटर में अपने नमक को डिसॉल्व कर दिया तो वो उस टाइप जो है एक्वस टाइप का सॉल्यूशन कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, एक्वस मतलब ये सॉलिड लिक्विड में सॉलिड का जब सॉल्यूशन होता है उसे हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। तो ये थोड़ा सा आपका ब्रीफ नॉलेज है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया। कंडीशन क्या होती है केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, उसको आप देखिएगा, वीडियो पॉज कीजिएगा और उसको वीडियो को पॉज करके आप लोग लिखिएगा। चलिए मैं कुछ चीजें आपको यही बता देता हूँ कि क्या इसका कंडीशन होनी चाहिए। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमेशा लेफ्ट साइड में, इस जो आपको एरो का निशान दिख रहा है इसके लेफ्ट साइड में हमेशा आप लिखते हैं क्या, ये होता है आपका रिएक्टेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, आपका लेफ्ट साइड में हमेशा रिएक्टेंट होता है और राइट साइड में जो बनता है उसे हम कहते हैं क्या, प्रोडक्ट। ओके स्टूडेंट्स, ये तो आपका कंफर्मेशन है, लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट और राइट साइड में प्रोडक्ट। और बीच में आपका ये जो होता है सिंबल ऑफ एरो, इसे आप कहते हैं ईल्ड, YIELD। ओके स्टूडेंट्स, ईल्ड का निशान मतलब क्या है, ये एट द एंड ऑफ द रिएक्शन क्या बन रहा है वो बताएगा। या ऐसे आप ना इस तीर के निशान के अलावा आप ये इक्वल टू के सिंबल से भी शो ऑफ कर सकते हैं, बट हम मोस्ट फ्रीक्वेंटली हम लोग एरो का निशान ही शो ऑफ करते हैं। ये हो गया ये, इन दोनों के बीच में ये लगाना जरूरी है और ये जो यहाँ पे हेड ऑफ द एरो होता है वो शो करता है कि रिएक्शन इधर की तरफ प्रोपेगेट कर रही है, आगे बढ़ रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो पीछे वाला पार्ट है दैट इज इट शोज द रिएक्टेंट एंड द टॉप ऑफ द एरो शोज प्रोडक्ट। ओके स्टूडेंट्स, हम प्रोडक्ट समझते हैं। याद रखिएगा अगर ये तीर का निशान उल्टा हो जाता है स्टूडेंट, इस तरीके से जाता है तो आपका अपोजिट हो जाएगा सारी चीज। जो आपका प्रोडक्ट है वो उस तरफ अगर ये एरो का पिछला सीधा उधर है ना तो उसको हम लोग रिएक्टेंट मानते हैं, और इधर अगर ये आगे का हेड है ना उसे हम लोग प्रोडक्ट मानते हैं। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि इधर आपका जो एरो है, एरो का हेड है, उधर ही आपका प्रोडक्ट बनेगा, बाकी उसका रिमेनिंग पार्ट जो है वो आपका रिएक्टेंट हो जाएगा, पिछले का पार्ट रिएक्टेंट होगा। अच्छा, अब इसके साथ में ये है कि मैंने कहा था ये कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ उसकी थोड़ी सी बात करें। उसमें ये होता है कि आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना होता है। क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके स्टूडेंट, इसके अकॉर्डिंग क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या होता है कि मास नाइदर कैन बी जनरेटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ओके स्टूडेंट्स, ये आप जानते हैं कंजर्वेशन का मतलब ये हो जाता है कि जिसके लिए कंजर्वेशन वर्ड इस्तेमाल हो वो ना तो पैदा की जा सकती है ना तो खत्म की जा सकती है। जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी नाइदर कैन बी जनरेटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। उसी तरीके से अगर हम लोग मास के इसको कर देंगे तो क्या होगा, मास नाइदर कैन बी जनरेटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अच्छा, अब ये मास आएगा कहां पे, इसमें केमिकल रिएक्शन में। इस केमिकल रिएक्शन में मास जो होता है ना वो इस पर्टिकुलर एटम जो पार्टिसिपेटिंग एटम होते हैं ना उनके मास को लेके कहा जाता है। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है किसी भी एटम के दो स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं, क्या होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम which is equally equal to the number of electron revolving around the nucleus. Okay friends, और नंबर ऑफ और एटॉमिक मास का होता है, एटॉमिक मास का होता है कि सम ऑफ द masses of proton and
न्यूट्रॉन, दैट इज नोन एज एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास से ही हो जाएगा, ये मास यहाँ पे जो लिखा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो ये एटम के मास से रिलेट करता है। अच्छा, तो अगर जो स्पेसिफिक एटम है उसका अपना स्पेसिफिक मास होगा और वो मास नाइदर कैन बी जनरेटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग यहाँ पे कहेंगे, क्या कहेंगे केमिकल की भाषा, केमिस्ट्री की भाषा में, कि ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन एटम नाइदर कैन बी जनरेटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन द एडिशनल फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, अभी क्या है, जितने भी एटम है ना, वो जितना आपने मिलाया है वो जो भी रिएक्टेंट में है ना उतना प्रोडक्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो रिएक्टेंट में जितने भी एटम है उतना ही होना चाहिए, प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो सिस्टम है इसके अकॉर्डिंग हम जो है केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यही सिस्टम है, इसी को फॉलो अप करते हुए हम लोग केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। मतलब रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में जितने भी नंबर ऑफ एटम है दे शुड बी इक्वल टू ईच अदर इन बोथ साइड। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, सो कीप स्टडीइंग, कीप वाचिंग, थैंक यू वेरी मच।